ऐसा विकास जिसमें कि हमारे जो धरती पर जो संसाधन है उनका उपयोग हम आने वाली पीढ़ी में कर सके, मतलब 100, 200, 500, 1000, 1000, 2000, 5000 साल तक चले। ऐसा ना हो कि संसाधनों का इतना तेजी से दोहन किया जाए। भाई अल्टीमेटली आप मुझे बताओ, सड़क है, सड़क कैसे बनती है? भाई सड़क बनती है डामर से। डामर कहाँ से आती है? जहाँ कोयला निकलता है उसी के जब प्रभाजी आसवन होता है, जो ऑयल फील्ड्स हैं, उन्हीं में पेट्रोल निकलता, उन्हीं में डीजल निकलता, उनमें केरोसिन ऑयल निकलता, उनमें एविएशन टरबाइन फ्यूल निकलता, उसी से टावर निकल आती है। तो टावर निकालने के लिए अल्टीमेटली आपको जो अपने नेचुरल संसाधन है उन्हीं का उपयोग करना है। सीमेंट बनाने के लिए भी क्या करना है आपको? जो पहाड़ है जिप्सम के, उन्हीं का उपयोग करना है। आपको फ्लाई ऐश का उपयोग करना है जो कि कोयले से बनती है। इसीलिए सीमेंट के जितने प्लांट हैं, यहाँ झांसी में भी परीक्षा थर्मल पावर प्लांट है, पीटीटी, तो उसके बगल में डायमंड सीमेंट की फैक्ट्री लगी हुई है, क्योंकि भाई डायमंड सीमेंट उसकी सारी राख खरीद लेता है। 3/4 आजकल राख मिला रहे उसमें, 3/4, मुझे तो लगे 1/3 कहते, 3/4 मिला रहे ईटा में काय को उसमें सीमेंट। व्हाट आई वांट टू से कि सीमेंट के बनाने से लेके मोरंग आप यूज करते हैं, जैसे बदरपुर कहते हैं आपकी तरफ, वो भी नेचुरल खनिज ही है, एक तरह का, धरती से ही निकलता है हर साल, और बालू भी वहीं से निकलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरिया भी कहाँ से आता है? सरिया भी अल्टीमेटली खदानों से ही आता है। कोल की खदानों से कोयला आता है और आयरन स्टील खदानों से सरिया आता है, निकलता है, उसे प्रोसेस करते हैं, ट्रीटमेंट होता है, कुछ केमिकल प्रोसीजर होती है, उसे टीएमटी बना देते हैं, टीएमटी बार कहते हैं उसे। सवाल ये है कि अब आर्थिक विकास करने में धरा पर उपलब्ध जितने संसाधन हैं उनका घनघोर दुरुपयोग हो रहा है, घनघोर सदुपयोग हो रहा है। सदुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है। भाई आप टिम्बर का जितना काम अपने घरों में कराते हैं, अपने गांव में आपने देखा कि सब जगह लकड़ी के बढ़िया, क्या कहते हैं वो आजकल, डिजाइनर किचन्स बनते हैं, मॉड्यूलर किचन, दैट कम्स फ्रॉम द वुड। अल्टीमेट सोर्स तो उसका वुड ही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से यूरोप में डिप्लीशन किया गया, 500 साल में पहली बार यूरोप में, मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि वहां काला धरती पड़ने लगी, मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि यूरोप का हरा भरा घास का मैदान सहारा घास का मैदान बदल गया, बिकॉज कि उन्होंने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। और अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला कार्बन ट्रेडिंग का 20 साल पहले, फिर उसके बाद साहब हम यहाँ काटेंगे, तुम वहां बल लगा लेना, ये भी एक नया फंडा आ गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि दे वांट टू कंप्रोमाइज विद देयर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जिसे वो मापदंड मानते हैं। और हिंदुस्तान की भी 3/4 जनता उसी को क्वालिटी ऑफ लाइफ मान चुकी है कि वो नोएडा के फ्लैट में रह करके ही सीधे यहाँ से स्वर्ग की ओर उड़ी है। वो 10वीं मंजिल में जब पहुंचेंगे तो उसके बाद सीधे वहां से मरने के बाद दे विल गो टू हेवन। 99% जो आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं ये भी ऐसे ही मानते हैं। आप 1% हो सकता है उसमें से कुछ अपवाद हो, 99% मेरी मेंटालिटी है, मेरी सोच ये है कि सब ऐसा ही मानते हैं। तो धरा पर उपलब्ध जितने संसाधन हैं उनका सस्टेनेबल उपयोग न करके जम के जितना, क्योंकि वही मैंने एक बार आपको बताया था, एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी। अब टेक्नोलॉजी ने उसकी एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी, टेक्नोलॉजी ने एक्सेसिबल कर दिया। मोबाइल पे आता है धनाधन, डिजाइनर किचन ऐसे बनवाइए, घर को ऐसे बनवाइए, है ना, कनेक्शन। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी वही प्लेटफॉर्म, आपके लिए वही प्लेटफॉर्म है। बड़ी कंपनीज के लिए ये है कि भाई आप कैसे जो एनर्जी नया प्रोडक्शन करेंगे, नया पावर प्लांट लगाएंगे। आपके लिए ये है कि कैसे नया बल्ब लेके आएंगे। तो हर स्तर पे है, वो कंज्यूमर के स्तर पे भी है, डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पे भी है, मैन्युफैक्चरर के स्तर पे भी है, एवरी लेवल पे। आवाज चली गई क्या? सर आ रही है, आवाज आ रही है। आप लोगों की वीडियो चलेगा एकदम, तो मैंने कहा शायद आवाज। तो अब इसे आप लिंक करिए कि देखिए साहब इस तरह से विकास हो रहा है। अब विकास का प्रतिमान क्या होना चाहिए कि विकास हुआ है, यानी कि ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, जो कि सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल विकास के लिए अब पैरामीटर क्या है? पैरामीटर वही जो मैंने बताया कि हर हाथ में स्मार्टफोन हो, जैसा कि स्टीव जॉब्स कहता था, या हर घर में 2-3 लैपटॉप और कंप्यूटर हो, या हर शहर में एक एयरपोर्ट हो, या हर शहर में मेट्रो चले, ट्रांसपोर्टेशन के बेहतर संसाधन हो, बढ़िया किस्म
जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ सके। जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है। जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो सब आपके डेवलप। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। दिल्ली मेट्रो में आप घूमिए, हैदराबाद मेट्रो में घूमिए, लखनऊ मेट्रो में घूमिए, नागपुर मेट्रो में घूमिए, नागपुर वाली ऑरेंज मेट्रो है, उसमें अगर आप घूमेंगे तो सब एयर कंडीशनड है। लेकिन सवाल ये कि उस एयर कंडीशनड के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? एनर्जी आ रही है बिजली से। और बिजली कहां से बन रही है? थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में कोयला कहां से आ रहा है? नेचुरल सोर्स से। तो यू आर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द सो कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो धीरे धीरे ये चीज रियलाइज हुई पश्चिमी देशों को, मूलतः जिनकी संस्कृति कंज्यूमरिज्म की है। वो जीवन का लक्ष्य ही बहुत सारे समाजों का ये है कि भाई वो उन्हें कहना ही तो पहले कुछ था जन्म से, ना जन्म के बाद कुछ। अनीश्वरवादी जो है उनका तो पहले से ये मानना है, जो एथीस्ट है तो भाई कुछ नहीं है, चारवाक दर्शन है उनका सीधा सीधा, खाओ पियो और मौज करो, है ना। अनीश्वरवादी जो ईश्वरवादी है उनमें भी जो पश्चिम की फिलॉसफी है वो मूल रूप से पूंजीवादी। उस पूंजीवादी सोच में ये है कि भाई मेक प्रोडक्शन, कंज्यूम इट, प्रोड्यूस इट, कंज्यूम इट, प्रोड्यूस इट, डिस्ट्रीब्यूट इट एंड कंज्यूम इट। अब सवाल ये कि प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेट जो है आपने टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें आपके लिए आपकी आवश्यकता के अनुसार परिभाषित कर दिया और आपके अनुसार उन्हें पहुंचा दिया। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स क्या है? पेड़। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? उसने आरा बनाया। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? उसमें माइका बनाई। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। टेक्नोलॉजी ने उससे दरवाजा बनवाया। टेक्नोलॉजी ने उससे डिजाइनिंग बनवाई। टेक्नोलॉजी से उसने डिजाइनर किचन बनवाया। टेक्नोलॉजी का ये रूल है, टेक्नोलॉजी ने ये काम कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली लोड किस पे आ रहा है? अल्टीमेटली लोड आ रहा है नेचुरल रिसोर्स। तो पश्चिम की अवधारणा तो यही रही। लेकिन पिछले 20, 30, 40 सालों में कुछ उनकी भी अकल में आया कि भाई ये जो हम लगातार कंज्यूमर कर बने जा रहे हैं नेचर के, कहीं ऐसा ना हो गया ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि धरती पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, बाकी तो पत्थर ही पत्थर है। 10 किलोमीटर नीचे और 3 किलोमीटर ऊपर जो कुछ माया है वो यही है, इससे नीचे कुछ नहीं और इससे ऊपर कुछ। आवाज आ रही है ना? जी सर, जी सर। अब आपको इस आंसर को लेके चलना है इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी जो कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ इस समस्त धरा को मां मानती है और समस्त धरा में जितने वनस्पतियां और प्राणी हैं सभी में जीवन मानते हुए सभी का केवल और केवल मिनिमम उपयोग की अनुमति देती है जितने आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे कि प्राणियों में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ह्यूमन के अलावा किसी प्राणी में संचय की प्रवृत्ति नहीं। वो सुबह अपना खाने पर निकलता है, शाम को अपना घर आ जाता है, पेड़ पर लटक जाएगा, चाहे गुफा में घुस जाएगा, चाहे घास में लेट जाएगा, उसे किसी संचय की आवश्यकता नहीं। यानी प्रकृति उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए खूब देती है, खूब सर्वाइवल के लिए देती है और वो अपना कंज्यूम कर लेता है। ऐसे करते करते अपने जीवन को संपूर्ण करता है। इट इज द ओनली ह्यूमन बीइंग जो कि मास लेवल पर कंज्यूम करता है और मास लेवल पर प्रोड्यूस करता है टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी भी कितने सालों पुरानी है? 1000, 2000, 3000 साल पुरानी। उससे पहले तो ह्यूमन भी इसी तरह से रहा करता था। जब आप जितनी प्राचीन प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं, चाहे वो हड़प्पन हो, चाहे वो एज़टेक सिविलाइजेशन हो, चाहे वो माया सिविलाइजेशन हो, सभी में आपको मिलता है कि प्रकृति के नजदीक रहता था मनुष्य। पिछले 4-5 हजार सालों से ये सब डिफरेंस क्रिएट हुआ है जब टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। और पिछले 300 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वो पिछले 3000 में। इधर पेस बहुत तेज हो। आवाज आ रही है भाई? यस सर, यस सर, यस सर। वीडियो चले जाते हैं, इसमें आप लोगों ने शायद वीडियो ऑन नहीं कर रखा है या मुझे लग रहा है मेरा सिग्नल वीक हो जाता होगा सर। अब आप जाए इसमें इंडियन फिलॉसफी है कि जो संपूर्ण जगत को ईश्वर प्रदत्त मानता है, ईश्वर कृत मानता है। ईश्वर कृत मानते हुए कहता है कि नहीं, ये धरती पर जितने रिसोर्सेज हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड फॉर ऑल इंक्लूडिंग फॉर प्लांट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, सबके लिए है, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग अलोन।
यहां के बाद आप इस आंसर को लेके चले कि भाई जब तक वनस्पति नहीं रहेगी तब तक जंतुओं का अस्तित्व नहीं रह सकता। मैंने आपको बताया भी था कि वनस्पति का रहना बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण वही होता है, फूड के प्राइमरी प्रोड्यूसर वही है। तो वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो फूड कहां से आएगा? और वनस्पतियों पर ही प्राइमरी कंज्यूमर, जिन्होंने जरा भी जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है वो जानते हैं प्राइमरी कंज्यूमर निर्भर है, सेकेंडरी कंज्यूमर उन्हीं पर निर्भर है, टर्शरी कंज्यूमर भी है। शाकाहारी पर मांसाहारी निर्भर है और शाकाहारी शाकों पर निर्भर है और शाक धरती पर निर्भर है। धरती पर जो निर्भर है उसमें शाक में केवल गेहूं नहीं, शाक का मतलब वनस्पति, वनस्पति का मतलब जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी, टेरिडोफाइटा भी, ब्रायोफाइटा भी, जितने भी बॉटनी के फाइलम आते हैं उस सब, एल्गी से लेकर के जिम्नोस्पर्म, चीड़ के पेड़ से लेकर के आम के पेड़, सरसों के फूल से लेकर गुड़हल के फूल, सबका हुआ क्या है कि इधर पिछले 10,000 सालों में या 3-4 हजार सालों में ज्यादातर, जिसे हम न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा जिक्र इसका भी करना पड़ेगा, बेसिकली फिलोसफिकल आंसर है, सारे फिलोसफिकल आंसर है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो इन आंसर्स को आप नहीं देख पाएंगे, कहीं रटने की जरूरत नहीं, किसी मंथन संथन चंथन के पढ़ने की, उनसे आप कभी इस आंसर को नहीं देख पाएंगे। और वो जो कोचिंग सम्राटों के उत्तर हैं वो एक आंसर लिखा देंगे लेकिन अगली बार यूपीएससी आंसर ही बता, इतनी बेवकूफ नहीं है जितना कोचिंग वाले बच्चों को बताते हैं। अब जब आपने उसे कहा कि भाई फॉरेस्ट, अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं। फॉरेस्ट मतलब कि पूरी रेंज ऑफ प्लांट्स है, माइक्रो लेवल की एल्गी से लेकर के और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बड़े बड़े पेड़ 30-30 फुट ऊंचे, 50-50 फुट। वन संपदा 2-3 काम करती है मोटे मोटे। एक तो जो वन संपदा है वो लंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जैसे अमेजन फॉरेस्ट है उसे लंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जैसे दिल्ली में बुद्धा पार्क है उसे लंग ऑफ द दिल्ली कहा जाता है। जैसे मेरी कॉलोनी में मेरे अपने सामने हम लोगों ने प्रयास करके नगर निगम से बहुत बड़ा पार्क बनवाया, उसमें लगभग 450 पेड़, तो वो एक लंग ऑफ द कॉलोनी हो गया। ऐसे गांव में भी पूरे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं, लेकिन इधर पिछले हिंदुस्तान में 200-300 सालों में, पर्टिकुलरली पिछले 100 सालों में बहुत तेजी से पेड़ों की कटाई करके उसे गेहूं के और चावल के फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। तो गेहूं और चावल के फील्ड में चूंकि उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है तो पेड़ों की कटाई हुई है। पेड़ केवल गांव में मेड़े पे मिलते हैं, शहरों में पार्क में मिलते हैं। अब इसीलिए अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए एक मियावाकी पद्धति आई है जो जापान में तेजी से फॉरेस्ट को ग्रो करने की। उस पर शायद सवाल भी पूछा था यूपीएससी ने। वो तो मियावाकी पद्धति की तो हमारे यहाँ 1 साल पहले ही हम लोगों ने अपनी कॉलोनी बना लिया था। यूपीएससी ने पता नहीं क्यों बाद में पूछा। हमारी कॉलोनी में जो फॉरेस्ट लगा हुआ है वो मियावाकी का ही है। शायद इस बार पूछा था मियावाकी पद्धति किससे रिलेटेड है। फॉरेस्ट प्लांट, अर्बन फॉरेस्ट प्लांटेशन से, शहर में जंगल बनाना। तो आपने देखा कि अब फॉरेस्ट क्यों, फॉरेस्ट ही सर्वोत्तम प्रतिमान क्यों है? फॉरेस्ट इसलिए सर्वोत्तम प्रतिमान है कि जो विकास है उसकी जड़ पूरी की पूरी धरती पर उपलब्ध संसाधन ही तो है। और धरती पर उपलब्ध संसाधनों में जो आंखों से दिखने वाला संसाधन है वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट अगर कम हो रहा है और आपका आर्थिक विकास हो रहा है तो जान लीजिए ये आर्थिक विकास 10, 20, 50, 100 साल में ठप हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज को, इस चीज को नापने के लिए अगर कोई पैरामीटर फिक्स किया जाए तो ये है कि भाई आर्थिक विकास आपका तभी माना जाएगा जब आप अपनी वन संपदा को बचाते हुए, आप अपनी धरा पर उपलब्ध जितनी भी संसाधन है उनका सदुपयोग करते हुए, उनमें भी वन प्रतिमानों का पालन करते हुए। वन प्रतिमान क्या है कि टोटल एरिया का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए।
जैसे यूपी में केवल 4% रह गया कि वो उत्तराखंड अलग हो। मध्य प्रदेश में आप जाइए कभी, मैं तो अक्सर जाता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखने में बहुत सीनिक ब्यूटी, वहाँ हर जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, हर जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट। आपको यूपी में देख के लगेगा कि यार यहाँ तो हर जगह आदमी आदमी और वहाँ हर जगह पेड़ ही पेड़। और ये आपको बुंदेलखंड में भी देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 300 के आसपास है, और पूर्वांचल में ये 900 है, पश्चिमांचल में 850 के आसपास है। जालौन से लेके झांसी तक आपको 10 किलोमीटर तक गांव नहीं दिखेगा, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में 10 से 15 किलोमीटर दिखेगा। मध्य प्रदेश में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है। मेरा मतलब महाराष्ट्र ऑलमोस्ट पूरा घुमा हुआ, मध्य प्रदेश पूरा घुमा हुआ है। इवन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की भी यही स्थिति है, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है वहां। तो फॉरेस्ट बेस्ट स्टैंडर्ड है नापने का कि आर्थिक विकास सही दशा और सही दिशा। अब आपको इतनी 2 पेज की 3 पेज की भूमिका के बाद फॉरेस्ट को जो सवाल है, फॉरेस्ट एज द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। अब ये केस स्टडीज आपको देनी, केस स्टडीज देनी है इंडिया से। इंडिया की उन स्टेट्स को साइट करना है जिनमें उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की करी है और फॉरेस्ट कवर भी 33% से प्लस में मेंटेन किया। एक ही उत्तर इतिहास से एंथ्रोपोलॉजी में घुस गया, से ज्योग्राफी में घुस गया, से स्टेट्स में घुस गया, एक ही उत्तर करंट में घुस गया। एक ही उत्तर में हिंदू माइथोलॉजी और फिलॉसफी भी आ गई। इसमें एक ही उत्तर में पूंजीवाद को भी डिफाइन किया गया विद द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जो पश्चिम की अवधारणा है उपयोगितावादी, उसे भी डिफाइन किया मैंने आपके सामने। और मैं इसे अल्टीमेटली इंडियन फिलॉसफी पर लाते हुए इसे मैं सीधे सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पैरामीटर क्यों है, ये बिल्कुल सही पैरामीटर। आप ऐसा समझिए कि सोसाइटी की टॉलरेंस इस बात से नापी जा सकती है कि लोकतंत्र में अगर आप किसी पड़ोसी को किसी संस्कृति विशेष पर कुछ अपशब्द भी कह दें तो भी वह उसे टॉलरेट कर ले, तो यही पहचान होती है कि एक टॉलरेंट सोसाइटी, यही पहचान होती है कि एक वाइब्रेंट सोसाइटी है ना। इसीलिए कहा जाता है बहुत सारी कंट्रीज जिनमें कट्टरपन ज्यादा है उनमें वो कहते हैं कि नहीं साहब एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। इसका मतलब यह है कि आप एमिनेबल नहीं है, आप किसी चीज में आलोचना तो छोड़ो, उसके बारे में कोई डिस्कशन भी करने को तैयार है। इसलिए इसी प्रकार से कल्चरल वे को अगर हम अलग करें, नेचुरल वे में आए, तो फॉरेस्ट किसी भी आर्थिक संपदा को या आर्थिक विकास को नापने का बेस्ट क्राइटेरिया है। केस स्टडी जब आपको देनी है इंडिया की उन स्टेट्स जिनमें डेवलपमेंट हुआ है, जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है, और फॉरेस्ट कवर भी उनका 33% से ज्यादा मेंटेन है। अभी लेटेस्ट इशू आप इसे देखिए, नागपुर का है वो, बॉम्बे में जो मेट्रो है, मेट्रो में जो पेड़ काटने का जो इशू हुआ है, कितना इशू चल रहा है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल अपोजिशन में आकर खड़ी हो गई कि मेट्रो शेड बनने के लिए पेड़ नहीं कटने चाहिए, वो उस एरिया में बहुत पुराने पेड़। तो कहने का मतलब ये है कि इसे आपको इस केस स्टडी से भी लिंक करना है। आपको इसमें कुछ ऐसी स्टेट्स का एग्जांपल देना है जो आर्थिक विकास में बहुत तरक्की भी की है और उनका फॉरेस्ट कवर भी मेंटेन्ड है, और कुछ ऐसी स्टेट्स का भी एग्जांपल देना है जिनका फॉरेस्ट कवर मेंटेन नहीं है और आर्थिक विकास बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसी स्टेट्स का भी देना है कि जिनको ना फॉरेस्ट कवर उन्होंने मेंटेन किया और आर्थिक विकास भी। तीनों तरह के एग्जांपल आपको देना, क्योंकि केस स्टडी है ना, तो आपको फेलियर का भी देना है, सेकंड डिवीजन पास का भी देना है और टॉपर का। ये तो हुआ विद इन इंडिया, और वर्ल्ड में भी आपको पर कॉन्टिनेंट उठाना है इस अवसर में। मतलब नॉर्थ अमेरिका में भी उठाना है इसे, यूरोप से भी एक कोई उठा लेनी है केस स्टडी, और एशिया से भी उठा, अफ्रीका से भी उठा, तभी ये बेहतर आंसर है। और इसमें आपको केस स्टडी में क्या उठाना है कि देखिए इन कंट्रीज के द्वारा फॉरेस्ट कवर भी मेंटेन किया गया, और फॉरेस्ट डिप्लीशन जो हो गया था, रिफॉरेस्टेशन हुआ है, एफॉरेस्टेशन किया गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में, लेकिन दोबारा से उन्होंने प्लांटेशन करके
उसे रिवाइव कर। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि सन 2000 के आसपास नोबेल प्राइज वांगरी मथाई को मिला था, उसने अफ्रीका में केनिया में बहुत पौधे लगाए। तो अब आप करंट के टॉपिक्स में जब पढ़ते हैं तो उन्हीं टॉपिक्स को जो आपने साल 2 साल 3 साल में पढ़े होंगे करंट अफेयर में, उन्हीं में से इसके आंसर को यहाँ फिट कर। अब मुझे एक एक करके एग्जाम्पल बताएं, मैं अब नाम से शुरू करूंगा अल्फाबेट। अब मुझे ये बताएं कि उन स्टेट्स का इंडिया में डिस्कस करते हैं जो पर्यावरण को भी मेंटेन रखे हैं, फॉरेस्ट कवर को भी मेंटेन रखे हैं और आर्थिक विकास। अलका त्रिपाठी। सर मध्य प्रदेश और केरला। कितना है फॉरेस्ट कवर इनका दोनों का, मुझे आइडिया नहीं। मध्य प्रदेश का तो मैंने एग्जैक्ट देखा फिगर मुझे अभी ध्यान नहीं है, चेक करके नहीं, चेक करके लिखिए। इसमें 33% से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा यह है कि आर्थिक समृद्धि भी वहां अच्छी खासी। आर्थिक समृद्धि का मतलब यह है कि मतलब वहां जो मॉडर्न पैरामीटर है उन पे वो खड़ा उतरता हो, जैसे वह हाईवे भी हो, जैसे उनके शहरों में मेट्रो भी हो। भोपाल का तो मुझे पता है, भोपाल में मेट्रो है। इंदौर में रहा हूँ, इंदौर में बहुत सफाई रहती है, इंदौर बहुत अच्छा शहर है। जबलपुर का मुझे पता है, ग्वालियर का मुझे पता है, केरल के बारे में मुझे इतना पता है, इडुक्की के बारे में पता है, तिरुवनंतपुरम के बारे में पता है। बाकी केरल के और शहरों के बारे में, क्योंकि 11-12 ही शहर है केरल में, ज्यादा शहर। तो इस आंसर को ऐसे मत बोलिए, ये देखिए कि इसमें आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है। चलिए, आपने कहा केरल और मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, भारत गौतम। डेटा ऐसे दिखा रहा है, अभी चेक किया है तो लिखा होगा कि द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट इज 11,265 किलोमीटर पर स्क्वायर, which constitute 28.99% of state of geographical area, and the reserve forest constitute of 98.74%, and the protected forest is 1.26% of the recorded forest area. ज्यादा आंकड़ेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है इसमें। इसमें मोटा मोटा समझ लो 30% के आसपास है तो ठीक, मतलब 33 तो आइडियल। 30% के आसपास। ये मध्य प्रदेश का है, किसका है? सर ये केरल का है। मध्य प्रदेश का तो और ज्यादा होना चाहिए। मध्य प्रदेश 25.14%। 25? यस। हाँ, तो 25 का मध्य प्रदेश का, इसमें फॉरेस्ट कवर कम है। और कौन से ऐसे हैं जिनका कवर 33 से ऊपर है इंडिया में? फॉरेस्ट कवर वाइज भी रहेंगे होंगे, आप लोग भी देखो। 17 स्टेट है जिनका 33% से ज्यादा है। कौन कौन से? ये तो लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन 17 बता रहे हैं। 17 राज्य और केंद्र शासित राज्य। और सर जिसमें 75% प्लस है वो मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। लेखपाल की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप यहाँ, है ना? ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। इन स्टेट्स का अगर आपने नाम लिख दिया है तो इनमें आर्थिक विकास बहुत ज्यादा नहीं है। ये देयर विल बी रॉन्ग एग्जांपल्स। लेखपाल की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि ये यूपीएससी का पेपर है। अभी आऊंगा ना तो हिंदी साहित्य में भी जाके घुसूंगा। हिंदी साहित्य के कई पुरोधा यहाँ घूम रहा है, उन्हीं से पूछूंगा। सर एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री एज पर 2021 डेटा। तो खैर ये 2 स्टेट हो गए जिनमें डेवलपमेंट ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं अगर ये मान लूं कि जैसे जो शहर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं उनमें मध्य प्रदेश आर्थिक विकास में ऊपर है, केरला भी ऊपर है। केरला मैंने आंखों से देखा नहीं, लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि केरला इज हाईली डेवलप्ड। और अभी मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री महोदय गए भी थे शायद केरला में, मेट्रो रेल का उद्घाटन था या शिलान्यास था, 2 में से एक चीज थी। क्या था? शिलान्यास था या उद्घाटन था? मेट्रो बन चुकी है, कोच्चि मेट्रो थी ना। प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए गए होंगे, बन चुकी होगी। सर इस लिस्ट में आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा भी है जो हाईएस्ट है। ये आपने सही उत्तर नहीं दिया, आपको नहीं बोलना था, ये अगले को मैं बुलवाना चाह रहा था। यही 2 स्टेट्स हैं जो बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट परफॉर्मर है। हैदराबाद बेस्ट परफॉर्मर है, साइबराबाद के चारों तरफ बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। आंध्रा का भी और इसका भी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जबरदस्त है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है, मध्य प्रदेश की भी अच्छी है, मतलब ये बेस्ट परफॉर्मर। चलिए भारत गौतम, अब आप बताएं।
मोबाइल को कनेक्ट करके फरार हो गए? नो सर। वैसे फोन करो, ये क्या मोबाइल कनेक्ट करके सो जाता है क्या? गौरव कुमार, आप बताएं। जी सर। सर मुझे अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ जैसे इन दीप ने बताया, जैसे केरल है और ये मध्य प्रदेश है, नोएडा से बताया, हैदराबाद है, इन्हीं को मैं याद करवा रहा हूँ। आपको ऐसे एग्जाम्पल बताएं कि जो ऐसे केस जो वस्त हो बिल्कुल, जहाँ उनका आर्थिक विकास हुआ और उन्होंने सारे जंगल भी काट कूट के बराबर कर दिए। नहीं सर, मुझे अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में। ऐसे देश पता है, भारत में तो फॉरेस्ट लॉ लागू है, कानून लागू है, इस वजह से लोग काट नहीं पाइएगा। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में इस तरह के कंट्री हैं जिन्होंने सब फॉरेस्ट पर खा कूट के बराबर कर दिए। चलिए, हरिओम, आप बताएं। सर मुझे सर चंडीगढ़ और लगता है सर, क्योंकि सर वहाँ पे उन्होंने जो सर 2 स्टेट की, एक तो सर कैपिटल होगी वहाँ पे, तो सर मेंटेन कर रखा है उन लोगों ने वहाँ पे। तो सर इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से सर चंडीगढ़ को एग्जांपल यहाँ पे और कोट किया जा सकता है नए स्टेटों के साथ। अरे मैं शहर का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं स्टेट का एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। सर स्टेट बताइए मुझे, फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए भैया, यूपीएससी का पेपर है ये। सर सर कर्नाटका वगैरह को सर और कर सकते हैं यहाँ पे सर, तमिलनाडु को सपोर्ट हम। अगर आप इसके एग्जाम्पल लिख पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप यूपीएससी मटेरियल है, और नहीं है तो आपको इस लेवल तक अपनी स्टडी को लेके जाना है। यस सर। नहीं तो जान लीजिए आप पैट के मटेरियल हैं कि नहीं। कार्तिक कुमार बताइए। यस सर। सर उड़ीसा को भी हम रख सकते हैं इसमें, क्योंकि उड़ीसा ने भी डेवलपमेंट के साथ 33% पर उसका क्या है कि वन आज भी अवेलेबल है, मेंटेन किया हुआ है। और सर एंड तमिलनाडु ऑल्सो। और हम लोअर लेवल पर किसे रख सकते हैं जिन्होंने आर्थिक विकास किया है और नहीं? और सर बिहार को रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ को भी रखा है। बिहार का फॉरेस्ट कवर कितना है? सर बिहार का सर आई थिंक 10% के आसपास ही है सर। झारखंड भी रखा जा सकता है क्या? सर नहीं, झारखंड को नहीं रख सकते, क्योंकि झारखंड का जो फॉरेस्ट कवर है वो 25 के आसपास होता है सर। लेकिन क्या है कि वो उतना आर्थिक रूप से उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए उसको। झारखंड में एक रांची शहर अच्छा है, 2-3 शहर और अच्छे हैं, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है। जी नूतन सिंह, अब आप बताएं। अब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ले जाएं इस चीज। नूतन अभी आए नहीं। जी सर क्या हुआ भाई, भारत गौतम क्लास में या अपना पलायन कर गए? सर भारत गौतम सर मैं क्लास में हूँ सर, मैंने कॉल कट कर दिया उसका सर, मैंने कहा तो था मैं क्लास में हूँ सर। वो हाँ बताएं, आपने बताया नहीं। आवाज आ रही है? हाँ सर हाँ तो बताएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसे देश के नाम बताएं जिन्होंने अपना फॉरेस्ट कवर भी मेंटेन रखा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी करी। केस स्टडी तो पूछ रहा है वो, कुछ आइडिया है? आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? ये सर आपकी आवाज़ क्लियर है सर। भारत गौतम जवाब नहीं देना चाह रहे, मना कर दीजिए। नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना। नूतन सिंह आप बताएं।
जी सर। सर पहले तो अगर वन एरिया की तो अमेजन ही बंद हो जाएगा सर। कंफ्यूज है आप? जी सर। मैं कंट्री वाइज पूछ रहा हूँ। ओके सर। ऐसे कंट्री जिन्होंने अपना फॉरेस्ट कवर भी मेंटेन रखा और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करी है। कोई एग्जांपल दे पाएंगे? सबसे अच्छे कंट्री एशिया में। हिंद चीन के कंट्री हैं ऐसे, इंडो चाइना कंट्री इस तरह के हैं। सर भूटान। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। सिंगापुर सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंगापुर में फॉरेस्ट एरिया है ही कहाँ? जापान सर। चाइना को ले सकते हैं। चाइना वर्स्ट केस है। सर जापान आ जाएगा सर। जापान ने फॉरेस्ट कवर को तबाह करके अपनी प्रोग्रेस करी है। तो सर तो अब तो मेंटेन कर वर्स्ट रखा है। केस, आप क्या बता रही हैं? सर ब्राजील को ले सकते हैं सर हम। ब्राजील एशिया में नहीं है। हाँ यूरोप में हो गया। हाँ मैं एशिया पूछ रहा हूँ, ब्राजील में पूछ रहा हूँ। बेसिक ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं है क्या? नहीं सर, पता तो था। इंडो चाइना के जो कंट्री है उनमें है वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस और कंबोडिया तो नहीं कर पाए, वियतनाम और थाईलैंड है। इस तरह के कंट्री इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनमें बहुत अच्छी खासी हुई है। जापान है, साउथ कोरिया। फॉरेस्ट कवर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस तो बहुत करी, बात सही है। जितनी कंपनीज है या तो जापानीज है, साउथ कोरियन का बेसिकली अमेरिकन सैटेलाइट है, वो तो एक तरह का अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लेकिन हाँ साउथ उन्होंने मेंटेन किया होगा, साउथ कोरिया भी होगा। तो श्रीलंका को भी ले सकते हैं। लेकिन उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है ना। सर मलेशिया को हाँ ले सकते हैं, मलेशिया है यस, नेपाल। मलेशिया है। मलेशिया टॉप कंट्रीज में एशिया की। वर्स्ट कंट्रीज में नेपाल है, चाइना है। नेपाल ने भी अपने फॉरेस्ट कवर को अच्छे खासे तरीके से तबाह किया। और चाइना में एनवायरमेंटल इश्यूज कुछ है ही नहीं। वहां किसी मिनिस्ट्री को काम करने के लिए लगता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। या आपके यहाँ रेल का एक लाइन सैंक्शन होगी, उससे पहले एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से, आपको पता नहीं है शायद, यूपी में ही पीलीभीत से जो लाइन पूरनपुर होकर के, मैलानी होकर के और बलरामपुर होकर के गोरखपुर तक जाती थी, छोटी लाइन, वो छोटी लाइन का प्रोजेक्ट 1.5 साल अटका रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने क्लियरेंस ही नहीं दी कि एलिफेंट कॉरिडोर होने के नाते वहां ब्रॉड गेज नहीं की जा सकती, मीटर गेज ही चलती थी। या एनवायरमेंटल क्लियरेंस बहुत आसानी से नहीं मिलती। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी और जब एनडीए गवर्नमेंट है तब भी, और उन रूल्स में कोई बहुत अंतर नहीं आया। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है तब जयराम रमेश एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे। अब कौन है एनवायरमेंटल मिनिस्टर? उपेंद्र यादव सर। हैं? उपेंद्र यादव। हाँ, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। चाइना में तो मुझे लगता है कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस है ही नहीं। तो जो अपना उन्होंने पूरा डेवलपमेंट ही एनवायरमेंट को तबाह कर दिया एक तरह से। चाइना इज अर्बन डेजर्ट। अगर हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट एग्जांपल। ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट कवर भी है और डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है। अभी हम आए इधर नॉर्थ अमेरिका में, तो यूएस और कनाडा दोनों में, मैक्सिको इज द वर्स्ट एग्जांपल। साउथ अमेरिका में आते हैं हम, तो मुझे कुछ लगता है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में मेरी भी स्टडी ज्यादा नहीं, बट ब्राजील इज ए गुड एग्जांपल। लेकिन ब्राजील में प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हुई है, डेटा ही डिसएग्री। जी सर, दक्षिण देखा जाता है, दक्षिणी ब्राजील की तरफ है सर।
आप सवाल ये है कि इधर आप आएंगे, आंसर में आपको केस स्टडी देनी है, हर कंटिनेंट से एक एक दे देंगे। यूरोप में आप आ जाइए तो फ्रांस और जर्मनी इन सबका फॉरेस्ट कवर मेंटेन्ड है, और ब्लैक फॉरेस्ट है मतलब बहुत एल्प्स है बहुत ज्यादा, तो पूरा मेंटेन है, उनका डेवलपमेंट भी बहुत मेंटेन। यस सर। आंसर हो गया नहीं हुआ अभी? जी सर, जी सर। समझ में आ गया क्या लिखना है? यस सर। संजीव परिहार समझ में आया आपकी? जी सर। सर इसमें सर एक रसिया भी सर आंसर डाल, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं रसिया का भी? ये तो बात प्रश्न है ही नहीं कि एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं नहीं दे सकते, प्रश्न ये है कि आंसर में क्या लिखा जाना है। जी सर, समझ समझ पाए आपके क्या लिखा जाना है आंसर? जी सर, जी। इस थीम का आप आंसर बना पाएंगे? जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग कल तक प्रोसेस कर लेना और डाल देना, जिससे ये सब लोग आंसर लिख सकें, ठीक है ना? ओके सर। बाकी तो मत डालना अभी, इसकी डाल दें। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? कभी संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, तो इट्स आर अनरिकॉग्नाइज्ड अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द अनएक्नॉलेज्ड, योगदान को एक्नॉलेज करता है। किसी भी विषय पर कोई आदमी कुछ बोल रहा है, कुछ 4 लाइनें लिख रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, इसकी थीम लाइन में बता देता हूँ, फिर मैं 2-3 कवियों के नाम लूंगा, उन्हें जरूर पढ़ना और सुनना, तब इसका आंसर लिख पाएंगे। लेजिस्लेटर का काम क्या है? कानून बनाना। कानून क्या? लिखित और अलिखित दोनों। कानून क्या? जो समाज को चलाने के लिए आवश्यक नियम, जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक नियम, वही कानून है। कानून के लिए जरूरी नहीं कि वो संसद से ही पारित हो। समाज जिन चीजों को सही मानता है उन्हीं पे कानून बनवाता है। समाज में कुछ गलतियां होती हैं तो विधिवेत्ता उसमें कानून बनाते हैं, और बकिया तो समाज अलिखित कानूनों से चलता है, दिन भर अलिखित कानून। हमारी आपकी क्लास हो रही है, इसके लिए कोई पार्लियामेंट में एक्ट पारित हो रहा ना, दिन भर में आप पान की दुकान पे जाकर पान खाते हैं, उसके लिए क्या कानून बना है? कानून केवल ये बना है कि शालीनता रखें, थोड़ी बना। सवाल क्या है? फिर से चलते हैं। कभी संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक, अनधिकृत, ये हिंदी गलत है। अनएक्नॉलेज्ड का मतलब है अनरिकॉग्नाइज्ड, एक तरह से। अनधिकृत का मतलब हो गया इलीगल। क्या हिंदी करी है? यूपीएससी की हिंदी है। गजब। अनधिकृत का मतलब होगा अनऑथराइज्ड, मतलब कि जिन्हें ऑथराइज नहीं है, कभी वैसे ही अपना चिल्ला रहे। इसका मतलब रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी गलत लिख दी, यूपीएससी ने सही कर दिया। क्या गजब ज्ञान है हिंदी का। अनधिकृत लिखा है, अभी मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ क्या? अनधिकृत नहीं होगा, अनएक्नॉलेज्ड होगा। अनएक्नॉलेज्ड का मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड, जिनको बहुत ज्यादा असंज्ञानित, इसकी शुद्ध हिंदी होगी असंज्ञ। एक्नॉलेज मतलब संज्ञान, इसका संज्ञान ना लिया गया हो। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाता, लेकिन फिर भी लोग छोड़कर भाग जाते, क्योंकि उनकी बुद्धि वो संज्ञान ही नहीं ले पा रही। मैं आपको कोई अनरिकॉग्नाइज का मतलब अनधिकृत रूप से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, या अनधिकृत गलत है इसकी हिंदी। ये मुझे लग रहा है गूगल हिंदी है, या हो सकता है मेरे सामने जो पेपर हो यही गलत हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आई डाउट कि यूपीएससी इतनी गलती कर सकती है। कभी संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अनधिकृत का मतलब तो हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड, सॉरी अनऑथराइज्ड, मतलब कभी को संसार में कोई अथॉरिटी नहीं है, समाज उसे कोई अथॉरिटी नहीं देता, मोरल अथॉरिटी भी नहीं है कुछ बोलने की, इसका तो ये मतलब हो गया। इट इज अनएक्नॉलेज्ड, मतलब संज्ञान नहीं लेता समाज पर, जो वो कहते हैं। लेजिस्लेटर, कानून बनाने के मैटर में। अब कानून बनाना क्या है, इसकी मूल थीम पे आते हैं। यूपीएससी ने कुछ टेक्निकल एरर कर भी दी हो तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अंग्रेजी वर्जन उसका मान।
इसको हम भाषाविदों पे छोड़ते हैं, कोचिंग सम्राटों पे छोड़ते हैं, कल से वो शुरू हो जाएंगे अपना प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं, वो बहुत जागरूक इंसान है देश में, डाटा और आटा दोनों उन पर है, दिन भर अपना जुटे रहते हैं। कभी संसार की अनधिकृत रूप से मान्य विधायक, विधायक का काम क्या है? लेजिस्लेटर का काम क्या है? कानून बनाना। संसार के क्या समस्त कानून विधानसभाओं ने बनाए? नहीं। समस्त नैतिक मूल्य क्या विधानसभाओं में ही बने? और समस्त नैतिक मूल्य क्या विधानसभाओं में ही बने? नहीं। समस्त नैतिक मूल्य क्या संसार की समस्त संसदों में बने? नहीं। व्यवहार के जितने मान्य प्रतिमान, क्या आपको संसार में कैसे विहार करना है और कैसे व्यवहार करना है, विहार और व्यवहार दोनों बचपन से माँ सिखाती है, फिर पिता सिखाता है, फिर घर के लोग सिखाते हैं, फिर समाज सिखाता है, फिर स्कूल सिखाता है, फिर संसार पूरा सिखा देता है। हाँ, ये अलग बात है कि अधिकांश सामाजिक व्यवहार कानून सम्मत होते हैं। 10% ऐसे सामाजिक व्यवहार है जो कानून सम्मत नहीं होते, और 10% ही ऐसे कानून है जो समाज सम्मत नहीं होते। आपके देश में नहीं, हर देश में ये चीज है। अब सवाल क्या है, फिर आते हैं उसी पर। संसार के अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर हैं? हाँ हैं। अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर कैसे हैं? कबीरदास से शुरू करो यार। मैं तो हिंदी का स्टूडेंट नहीं रहा, या कुछ हिंदी के पुरोधा भी मैं उन्हीं को खड़ा करूंगा। कबीरदास से शुरू करो। भारत की ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था पर, भारत की जाति व्यवस्था पर, भारत की धर्म व्यवस्था पर कितनी कुरीतियां थी, लेजिस्लेटर का काम उन कुरीतियों को दूर करके सही कानून बनाना। कबीर ने अपनी वाणी और कलम के माध्यम से उन पर सीधे प्रहार किया कि नहीं, और इतना बड़ा प्रहार किया है कि समाज का एक वर्ग अपने आप को कबीर का अनुयायी कहता है और कबीरपंथी हो गया। क्या समाज का कोई वर्ग आज तक किसी विधान परिषद का पंथी हुआ है? नहीं हुआ। तो कवि का योगदान तो विधान परिषद से भी ज्यादा है। समाज का एक तबका कभी पंथी हो चुका है। कबीर ने धर्म पर आधारित बहुत सारे दोहे लिखे, कबीर ने जाति व्यवस्था पे दोहे लिखे, कबीर ने स्त्री पुरुष संबंधों पे दोहे लिखे, कबीर ने गुरु शिष्य पे दोहे लिखे। कबीर ने क्या नहीं लिखा? तो कबीर ने एक अघोषित और अलिखित कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। शुरू तो बहुत पहले से थी, कबीर ने उसे धार दी। भक्ति आंदोलन में तुलसीदास ने धर्म की स्थापना और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वो कानून बनाए। भाई गोस्वामी तुलसीदास ही तो थे जिन्होंने राम को आराध्य बनाया। वाल्मीकि के राम तो राजा थे, तुलसी के राम आराध्य। कृपया करके रामानंद सागर की राम मत पढ़ देना। वो सोशल मीडिया के लिए छोड़ दी। तो तुलसी नहीं तो इस देश में रामलीला की परंपराएं स्टार्ट करी जो आज आपके घरों में होती हैं। तुलसीदास क्या थे? कवि नहीं थे क्या? कृष्ण भक्ति के साथ साथ समाज में नैतिक प्रतिमानों को स्थापित करने के लिए भगवत गीता के संदेशों को आम आदमी को ब्रज भाषा में सुनाने के लिए सूरदास ने उन पदों की रचना करी। तो हम कवि को कानून निर्माता नहीं मानते, अनएक्नॉलेज रहते हैं वो, लेकिन वास्तव में वो कानून निर्माताओं से भी ज्यादा बड़ा काम उन्होंने किया। अभी प्रधानमंत्री महोदय ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना करी। वो कवि नहीं थे, रामानुजाचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य भी कवि नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा समाज में एकता के साथ साथ समानता का भी संदेश दिया। तो क्या वो किसी कानून से कम है? बल्कि मैं समझता हूं कानून से ज्यादा लोग उन्हें मानते हैं। कवि क्या है? इसमें गुरु गोविंद सिंह वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह कवि भी थे क्या?
हाँ सर, उन्होंने लिखे हैं कुछ किताब वगैरह हैं, सब सखी वगैरह करके बात। हिंदी के कौन है, किसका हिंदी ऑप्शनल सर मेरा है। बताइए। सर मेरे हिसाब से आंसर को रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल इस तरीके से बांट करके और कवियों को उस हिसाब से ले आए तो फिर बता सकते। ये आंसर जीएस के आंसर की तरह होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि आप हिंदी की स्टूडेंट हैं। अगर ये लगेगा एक एक एग्जांपल दिया जाए और प्रेमचंद को भी मतलब इसमें ऐड किया जाए, कार्ल मार्क्स को भी दिया तो जाए। शुरुआत करिए केवल, अब आप लोग ऐड करिए, मैं तो इसे अंतिम तक लेके आऊंगा, मैं तो मनोज मुंतशिर तक लेकर के आऊंगा इसे, क्योंकि कवियों ने नाटकों के माध्यम से भी बहुत सी चीजों को बताया। मैं तो केसरी फिल्म की तेरी मिट्टी तक लेके आऊंगा इसे। आप प्रेमचंद की बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए अब आगे क्या है। सर कबीर को ही कंटिन्यू करके अगर प्रेमचंद की बात की जाए तो उन्होंने भी, कबीर और प्रेमचंद के बीच में 400 साल का गैप। हाँ लेकिन कंटिन्यू करने के बाद के बीच में कौन कौन और कवि रहे? तुलसीदास रहे, सूरदास रहे और यशकान हो गए, बिहारी हो गए, ये भी तो बोल लो। हाँ बिहारी हो गए। क्या लगता नहीं कि उन्होंने जो संदेश दिया वह एक तरह से समाज ने कानून की तरह माना? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, आपके अलावा और कौन है हिंदी से? हिंदी विषय से और कौन है? कार्तिक, आप भी हिंदी से हैं शायद? नहीं सर। क्यों, बदल दिया क्या? सर मैंने कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं, तो सर मेरा ज्योग्राफी। और कौन है हिंदी से? त्याग और बलिदान को समाज में उन मूल्यों को स्थापित करना, वो रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं से लेकर के आप प्रसून जोशी जो अभी लिखते हैं, प्रसून जोशी की जितनी है यूट्यूब पे सुनिएगा, मनोज मुंतशिर को यूट्यूब पर साइन करके देखिएगा, कितनी उन्होंने कविताएं लिखी हैं और उन कविताओं का असर कितना है। और पीछे चले जाइए तो कुछ कवियों ने वो भजन और वो वंदनाएं लिखी हैं जिसे आप डेली आध्यात्मिक जीवन में उपयोग लाते हैं, और साथ ही साथ आपके समाज में जो व्यवहारिक चीजें हैं, मात्र आध्यात्मिक ही नहीं, दुनिया से संबंधित जितनी चीजें हैं उन्हें भी कवियों ने लिखा है, और कवियों ने उन पर सटीक प्रहार भी किया है, चाहे वो गद्यकार हो चाहे कवि हो। लेकिन चूंकि यहाँ केवल आपको कवि तक सीमित रखना है, अगर ये साहित्यकार शब्द होता है इसमें तो और सटीक इसका उत्तर होता। अब इसका उत्तर लिखना और आसान रहता है, लेकिन चूंकि यूपीएससी केवल कवियों तक सीमित है, अनएक्नॉलेज्ड, ये बात तो सही है कि हमने भी कभी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया। आज यूपीएससी ने पूछा तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, ये तो एक्नॉलेज करने वाली चीज। आपको कवियों के द्वारा जो समाज में व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया है, एक आदर्श समाज को बनाने का प्रयास किया गया है, उनके दोहों में, उनकी पंक्तियों में, उनकी भाषा में, उनके सूक्तों में, वही इस उत्तर में लिखा है। और जगह जगह पर इसमें सूक्त और वाक्य और उनके जो इतनी भी पंक्तियां हैं, जो उनकी कविताएं हैं, उनको साइट भी करना है कि देखिए इससे ये स्थापित हुआ, इससे ये समानता स्थापित हुई, यहाँ ये इस जाति प्रथा पर प्रहार कर रहे हैं, यहाँ ये इस अस्पृश्यता की समस्या को उठा रहे हैं, यहाँ यह स्त्री की इस समस्या को उठा रहे हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त की बात है कि हाय रे अबला जीवन तेरी यही कहानी, ये स्त्रियों की तत्कालीन व्यवस्था को वो उठा रहे हैं ताकि समाज में सुधार हो सके। यही इस उत्तर में लिखा जाता है।
है कि इस उत्तर में क्या लिखा जाना है? सर यस सर, यस सर। अब आप मुझे एक एक करके इसमें 2-2 लाइन कंट्रीब्यूट करिए हर व्यक्ति। अलका त्रिपाठी तो बोल चुकी। भारत गौतम 2 लाइन कंट्रीब्यूट करिए। यस सर। बोलिए क्या लिखेंगे? ये तो ऐसा मैंने आंसर बता दिया जो हाई स्कूल में निबंध आते हैं उस टाइप का है। 10th क्लास में बोर्ड के पेपर महाराज। इसको अगर भाषा सरल कर दी जाए जो मैंने कर दी है तो ये तो 10th क्लास का लेवल का हो गया। भारत में विधि निर्माण में कवियों का योगदान, भारत में व्यवस्था निर्माण में कवियों का योगदान, सामाजिक कुरीति और 8वीं क्लास के लेवल का ले लो, भारत में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में कवियों का योगदान। अब तो बोलो सर। जैसे कबीरदास जी ने, अरे कबीरदास सर, तो सर जिस प्रकार से सूरदास जी ने सर प्रभु की महिमा को सर सर महिमा मंडित करते हुए सर, और संसार सर जो व्यवस्थाएं चलती रहती हैं उन जिस प्रकार से सर व्यवस्थाएं यहाँ पर चलती रहती हैं जो भक्ति काल संबंध सर उस शैली को सर उन्होंने अपनी पद्धति सर उन्होंने विकसित करने का, उन्होंने सर समाज में से एक दिशा देने का कार्य किया है। यहाँ अनावश्यक रूप से भाषाई क्लिष्टता कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं सीखे। आप ये करिए कि साहब सूरदास ने भक्ति का ऐसा सिद्धांत दिया, ऐसा कानून दिया कि हर व्यक्ति के लिए ईश्वर की आराधना सुलभ हो गई, कर्मकांड की आवश्यकता ही नहीं है। हरि का भजन सो हरि का होई, इसका अर्थ ही यही है कि किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं मुक्ति पाने के लिए। बहुत क्लिष्टता में मत पड़ी, बहुत सिंपल से आंसर है इसका। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कोई भाषा विलास की आवश्यकता नहीं होती कि बुद्धि विलास कर रहे हैं, बहुत क्लिष्ट सोच रहे हैं। क्लिष्ट को कितना सरल कर सकते हैं ये लिखिए। चलिए गौरव कुमार को समझ में आया? जी सर। बताएं सर जैसा कि तुलसीदास जी ने बताया है रामलीला के बारे में, तो जैसा कि समाज में होता है, भगवान राम के जो आराध्य माना है उसके बारे में हम सीखते हैं, तो समाज में इसका बहुत वो सर योगदान है, मतलब कह सकते हैं हम इसे। और सर जो कबीर जैसे सूरदास जी है सर, इन्होंने कृष्ण भक्ति का वो किया है सर, जैसा कि आपने बताया हरि का भजन स्वर का हुई सर, जो हम कह सकते हैं सर। जो और जो सर इसमें देख सकते हैं सर के रामधारी चंद्रकर और अन्य कवियों का भी बहुत योगदान है सर। अरे भैया इसमें संत रैदास का बताओ महाराज, उन्हीं 3-4 रुपए क्यों अटक गए हो? संत रैदास का क्यों नहीं बताते हो? अभी रैदास से संबंधित एक्टिविटी होने जा रही है नेक्स्ट 2 और 3 डेज में, अखबारों में पढ़ लेना। रैदास भी तो कवि थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर जी सर। सर जैसा कि बिहारी जी ने उनकी जो रचना है सर, बिहार छत्री और ऐसे करके सर ठीक है आप नए बच्चे हो, इतना बोल रहे हो पर्याप्त। कार्तिक कुमार आप तो पुराने हो, बोलिए। सर भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि नहीं थे, गद्यकार थे। नाटक लिखते थे वो लोग, गद्य लिखते थे वो तो, अधिकांश उनकी रचनाएं गद्य में। कार्तिक कुमार। यस सर। जी सर मैं इसमें आपकी कोचिंग में बच्चे पूछेंगे इंस्टेंट। जी सर। का मौका नहीं देंगे, तेरा भर भी पीछे गूगल में कर रहे होंगे बैठे बैठे। सर जैसे प्रेजेंटली आज के टाइम में हम देखते हैं, तो जैसा आपने भी मनोज मुंतशिर जी का नाम लिया, हालांकि उन्होंने एक बड़ी अच्छी जिगर मुरादाबादी का भी नाम ले दूं। जी, तो
मनोज मुंतशिर एक कवि होने के साथ साथ वो अपनी पंक्तियों में इतनी अच्छी बात कह देते हैं कि जैसे उन्होंने माँ के ऊपर ही इतनी अच्छी चीज बोली है। सर मैं सुनाऊं वो लाइन आपको? मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं, मुझे ये बताओ कि उससे क्या सिद्ध होता है, उससे कहाँ लगता है कि वह एक तरह से अघोषित कानून है? सर वो कोरोना कर रहा हूँ, आई एम नॉट ऑर्गेनाइजिंग ए कवि सम्मेलन हियर। यस सर। ये कविताओं का सर महत्व गाना है, वो आपको बलिदान होने के लिए प्रेरित करता है, जी सर। राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करता है। वो सिखों के उस इतिहास की झलक देता है जिसमें सारागढ़ी के किले को जीतने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। यस इस सर। तरह से उसे गाने को मुझे यहाँ कोई मुशायरा थोड़ी कराना, तो मैं पीछे आप पढ़े और मैं पीछे से वाह 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 करूँ। यस सर। जी हाँ बोलिए। ये आपकी परीक्षा तो भारत बदन की परीक्षा से कठिन होगी। जी सर। सर मैं दे नहीं पा रहा हूँ इसका आंसर क्योंकि पेशवा बनने के दावेदार है भाई। पेशवा इतनी आसानी से करो, बस समझ लीजिए कि आपको इस लेवल पे आना है। यस सर। नूतन सिंह बताइए। जी सर, जैसे मीराबाई के बारे में हम कह सकते हैं प्रेम और समर्पण के लिए बात कर रहे हैं। समाज में मीराबाई बिल्कुल सही, समाज में मीराबाई जो है प्रेम के स्थापित प्रतिमानों का आइडियल माना गया। जी सर, बिहारी सच्चाई हो गया, मीराबाई हो गया सर। मैं दिनकर को भी रख सकते हैं सर। दिनकर जी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, गुप्त को भी बता चुका हूँ। आप क्या सोते रहते हैं क्या क्लास में? और जो है सामाजिक में जैसे कि आप उधर देख लेंगे मलिक मोहम्मद जायसी भी ऐसे थे जिन्होंने बताया है समाज के लिए कुछ जो है हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात करते हुए। शिवम पंडित सर, इसमें सूफी कवियों को ले सकते हैं जिन्होंने ईश्वर को जोड़ने का प्रयास किया सर। उन्होंने एक नया भक्ति आंदोलन दिखाया जो कर्मकांड की भाई दुनिया थी उसको खत्म करने से, और उन्होंने एक तरह से अरे भाई सती प्रथा आपने कानून बना के खत्म करी, और भक्ति आंदोलन के कवियों ने अपनी भाषा से ही बहुत सारे कर्मकांड समाप्त करा दिए। तो कानून के बराबर ही असर हुआ कि नहीं हुआ? और बताइए सर। एक ऐड करना चाहते हैं, मतलब प्रेजेंट में कुमार विश्वास को ऐड किया सकता है इसमें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मनोज मुंतशिर, कुमार विश्वास, प्रसून जोशी, ये उसी लेवल के कवियां थी। संजीव परिहार। जी सर। हाँ वीडियो ऑन कर बता। जी सर। और परीक्षा देकर के अपनी पद की उपयोगिता को सिद्ध करें कि आप पीसीएस बनने के योग्य हैं। अरे सर ये क्या कैमरा सर? कोई सर कैमरा इसका बैक से मतलब है, कैमरे से मतलब ना। मैं आपको कोई फोटोग्राफी कंपटीशन में थोड़ी भेजना। जी सर। जी सर। सर इसको इस आंसर को सर हम इसको 3 भागों में सर बांट ले सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में और सर मध्यकालीन कवियों के बारे में, सर आधुनिक काल में। तो सर प्राचीन काल में कालिदास से शुरू कर सकते हैं। जैसे कालिदास। बहुत सही, बहुत सही। जी। तो सर कालिदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का सर उसके बारे में डिफाइन किया समाज में। और सर मध्यकालीन में सर जैसे भक्तकालीन बहुत सारे ये कवि थे, जैसे कि